के जो 12 भाव हैं उन 12 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योतिष के 12 भाव के हिसाब से 12 घर हो जाते हैं, और 12 घर जो होते हैं आपके वो पूरी ज़िंदगी के जितने क्राइटेरिया होते हैं उन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं 12 भाव में। अब जो केंद्र के घर होते हैं, वो जो पहला घर है, जैसे मेरी स्क्रीन पूरी डिस्प्ले हो रही है ना आप लोग को? कोई रिप्लाई करे? हाँ जी। तो ये जो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आप लोग ना टेक्स्ट करके लिख सकते हो ना। एक्चुअल में मैं वही सोचने लगी, मैंने कहा हो सकता है बीच से नेटवर्क का इशू फंस जाए। हालांकि इस में जो पढ़ा हुआ अभी तक मैंने नेटवर्क सुबह से यूज़ नहीं किया था, तो मैं पेन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये से प्रथम घर हो गया और ये चौथा घर हो गया, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर जो है, ये 3 जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, वो सारे आपके डिपेंड करते हैं केंद्र के घर, इनको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां को घर को केंद्र का घर बोलते हैं, और पहला, पांचवां और 9वां इसको त्रिकोण के घर बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है आपका 159 त्रिकोण बोलते हैं, या 14710 बोलते हैं, ये आपका केंद्र बोलते हैं। ये उसके ज्योतिष के बेसिक रूल्स में है। उसी तरीके से जो आपका केंद्र होता है, दैट इज 14710, इसको विष्णु स्थान बोलते हैं, और 159 जो होता है, ये त्रिकोण जो होता है, इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। तो किसी की कुंडली में जब विष्णु और लक्ष्मी का योग हो जाता है तो वो धन का बहुत बढ़िया योग होता है और बहुत बढ़िया राजयोग होता है। हालांकि धन के योग में तो फर्स्ट के साथ सेकंड का कनेक्शन हो, या 2 6 10 11 का कनेक्शन हो, इस तरीके से होते हैं। पर सिंपल वर्ड में आप समझो कि अगर केंद्र के स्थान का त्रिकोण के स्थान से रिलेशन बनता है, और मतलब युति में बने या दृष्टि में बने, तो वो बहुत बढ़िया योग बोला जाता है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही योग बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो पहला घर है, प्रथम भाव है, ये आप सेल्फ हो। सेल्फ का मतलब है आपकी आपकी पूरा जो है पर्सनालिटी, वो यहाँ से काउंट होती है। आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, आपका लुक कैसा होगा। तो ये घर, इस घर की पोजीशन, और मतलब इस घर का जो मालिक होगा, क्योंकि पहले घर को लग्न बोलते हैं, तो जो लग्न का मालिक होगा उसको लग्ना लॉर्ड या लग्न स्वामी बोलते हैं। तो लग्नाधिपति या लग्न का जो स्वामी हुआ लग्नापति के हिसाब से, और लग्न की जैसे मान लो कौन सा लग्न है, लग्न का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हो, तो ये सब सारी चीज़ों से आपका डिफाइन होता है कि आप खुद कैसे होंगे, आपके अंदर क्या क्या नेचर होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन होगा। उसी तरीके से दूसरी में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, सॉरी। तो जैसे देखो, इसमें तो सेल्फ, जब मैंने पिछली बार क्लास ली थी तो आप लोगों ने कहा था कि सेल्फ समझना है। सेल्फ मतलब आपके बारे में टोटल सब कुछ, आपका पर्सनालिटी, आपका लुक, आपका कैरेक्टर, हर चीज़ दिखाई देगा यहाँ से। अब ये डिपेंड करेगा, लग्न के हिसाब से भी फर्क पड़ेगा और लग्ना लॉर्ड के हिसाब से भी डिफाइन करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लग्ना होगा, मतलब लग्न का लॉर्ड, लग्न लॉर्ड की कैसी पोजीशन है, वो कहाँ से कहाँ गया है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में 5 और 9 का रिलेशन बनता है, किसी भी घर से किसी घर को मूव करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रिलेशन होता है। लग्न से ही अपने 5वें घर में चला गया तो लग्नाधिपति की अच्छी रैंकिंग रहेगी, 9वें चला गया तो बड़ा अच्छी रैंकिंग रहेगी। लेकिन मान लो 6ठे 8वें 12वें गया तो अलग तरफ के हालात रहेंगे, इंसान की पर्सनालिटी उस तरीके से आएगा। दूसरी बात है कि हर जो ग्रह है, जो एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, उन हर ग्रहों की भी अलग अलग रंग है, मतलब उनका कलर है, कॉम्प्लेक्शन वगैरह की जैसे बात करोगे, हाइट है, और साथ में उनका वो है, क्या बोलते हैं कि कलर हो गए, क्वालिटीज़ हो गई। कोई सात्विक है, जैसे हमारे जुपिटर जी सात्विक है, हमारा शुक्र जो है वो सात्विक ग्रह है। कुछ राजसिक ग्रह हैं और कुछ तामसिक ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल जो है ये तामसिक ग्रह हैं। तो जिस हिसाब के आएंगे ग्रह, उस हिसाब के अंदर आपकी क्वालिटीज़ होंगी। जिनका लग्न पर असर होगा, जिनका लग्नाधिपति पर असर होगा, मतलब ये जो फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो इसका मालिक जहाँ जाएगा, जैसी सिचुएशन में जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझो ना, वो जो कहते हैं उसमें कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, तब आप बता सकते हो किसी के बारे में। ऐसा नहीं है कि बस एक नज़र देखा कुंडली। जो अच्छे
अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तक कहते हैं कि एक कुंडली को देखने के लिए कई बार पूरा एक एक दिन लग जाता है, और रियलिटी होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन का देखा, अगर आपकी ज़िंदगी के पूरे चीज़ को देखना हो तो टाइम लगेगा। और जैसे फिर कुंडली बनाना हो तो आजकल तो कंप्यूटराइज्ड कुंडली आती है, तो कंप्यूटराइज्ड कुंडली की मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटराइज्ड कुंडली की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं रहती है, क्योंकि रियल की जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर की अपनी खुद की होती है वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस था जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा था, आपकी पर्सनालिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपकी फिजिक को, आपके एटीट्यूड को, बहुत सारी चीज़ों को वो कर रहा था। उसी तरीके से सेकंड हाउस अगर देखेंगे तो सेकंड हाउस आपका परिवार होता है, आपका पैसा होता है, आपकी वाणी होती है, आपका बचपन की अपब्रिंगिंग होती है। अब ये सेकंड हाउस में मान लो कोई ऐसा प्लेनेट प्लेस्ड हो, उसकी दशा आ जाए, या 8th हाउस में कोई पापी ग्रह प्लेस्ड हो और उसकी सेकंड हाउस पर सीधे दृष्टि जाती है, क्योंकि हर इंसान सामने देखता है, उसी तरह जितने आपके प्लैनेट्स हैं वो जस्ट सामने देखते हैं, तो 7th दृष्टि होती है, तो वहाँ से भी चीज़ें आती हैं, तो उस इंसान का बचपन अभाव में बीतता है, या माँ बाप का सुख नहीं मिल पाता है, या परिवार का सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ से कोई पापी ग्रह देखेगा तो पक्का सी बात है उस हाउस के इफेक्ट को कम करेगा। या यहाँ से कोई दुश्मन ग्रह देख रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा मतलब हाउस है और उसका दुश्मन यहाँ पर बैठा हुआ है उसके मालिक का, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, आप घर देखोगे, घर के स्वामी को देखेंगे, घर के स्वामी की हालत को देखोगे, और प्लस उस घर पर किसकी नज़र है, किसकी दृष्टि है, उसके हिसाब से देखोगे। अभी जो आपके थर्ड हाउस है, ये एफर्ट का हाउस है, साहस का हाउस है, पराक्रम का हाउस है, और ये थर्ड हाउस में आपका एक चीज़ और काउंट होता है, आपके कम्युनिकेशंस वगैरह जो होते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर थर्ड हाउस से आपने कम्युनिकेशन देखा, आपने एफर्ट्स देखा, आपका पराक्रम देखा जाता है, आपके छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, और छोटी जर्नी जो होती है, छोटी छोटी यात्राएं, वो भी आप थर्ड हाउस से देखते हो। उसी तरह अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करूं तो फोर्थ हाउस से वो उसको बोलते हैं सुख स्थान, मतलब माँ का सुख जो है, भूमि भवन वाहन का सुख कैसा है, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर की हालत कैसी है, उस घर में क्या पीसफुल है कंडीशन है कि नहीं है, उस घर में पंगे तो नहीं फंसे रहते, हर बात में चिक चिक मिक चिक तो नहीं मची रहती। तो अगर यहाँ पर पापी ग्रह प्लेस्ड होंगे तो पक्का सी बात है कि घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो वो हम पोजीशन देख करके पता कर लेते हैं। अब कोई कहे हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग बहुत सारी दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट अगर उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस सही है तो कुंडली सही बताएगी। वो आपके सामने डिनाई करें तो अलग बात है, तो आप आंखों में आंखें देख कर बोल सकते हो। अगर यहाँ पर पापी ग्रह प्लेस्ड हैं, जैसे सैटर्न है, राहु है, केतु है, मंगल है, तो दंगल होगा ये। जैसे सैटर्न प्लेस्ड होता है, तो मैंने बताया था ना कि सैटर्न का मतलब होता है कि घर का कूली, मतलब जहाँ रहोगे वहाँ यू हैव टू डू द सर्विस, बिकॉज सैटर्न की जो क्वालिटीज़ है सर्विसिंग की है, तो आप वहाँ पर राजा कर नहीं रह सकते हो। हाँ, सर्विस करते रहोगे तो आप बहुत सुखी रहोगे, मतलब सेवा भाव रखोगे तो आप भी सुखी रहोगे, आपका कैरियर भी, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह जस्ट सामने 10th हाउस को देखता है, तो आप भी बहुत सुखी रहोगे और आपका कैरियर भी बहुत सुखी रहेगा। मंगल है तो पक्का सी बात है, या तो घर वालों के लिए लड़ते रहोगे, घर वालों से लड़ते रहोगे। मंगल की खासियत होती है जहाँ बैठता है ना, या तो उस रिश्ते से लड़ता रहता है, या उस रिश्ते के लिए दुनिया से लड़ता रहता है। तो अब राहु केतु बैठा है, तो राहु बहुत होता है हर चीज़ के लिए, बहुत डिज़ायर, एक्सट्रीम डिज़ायर। तो भाई चौथा स्थान गुण वन वाहन का सुख है, तो उसको हर चीज़ बहुत चाहिए, भूमि भी ढेर सारी चाहिए, भवन वाहन, तो ये सब दुनिया भर के जब सुख बहुत ज़्यादा चाहिए, और तब पक्का सी बात है कि स्ट्रेस रहेगा। ऐसे केतु जी हैं, पता चला एकदम डिटैच करके रखेंगे, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने घर में रह रहे हो लेकिन बहराग की तरह रह रहे हो, तो उस तरह के, हालांकि पोजीशन से पता चलेगा, ये एक मोटा मोटा हिसाब है, ऐसा नहीं है कि 100% ओके है, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसी से तरीके से आपका फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस शिक्षा संतान प्यार का घर है, तो शिक्षा आपकी कैसी होगी उससे वहाँ पर भी वही डिपेंड कर देगा। जो आपके ग्रह प्लेस्ड होंगे ना, उस ग्रह के हिसाब से सिस्टम चलता रहेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो कि ग्रह अगर अच्छी प्लेसिंग है तो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट, अच्छा सॉरी वही पेज था, मैं फिर से पलटने लगी। तो शिक्षा संतान प्यार का घर है, तो यहाँ से आपकी शिक्षा का पता चलता है, शिक्षा अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी वो प्लैनेट की पोजीशन से पता चलेगा, और शिक्षा में बीच में ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा वो पता चलेगा, आप हायर एजुकेशन अचीव कर पाओगे नहीं अचीव कर पाओगे वो पता चलेगा। फिर आपकी संतान कैसी होगी, उस संतान की क्वालिटीज़ कैसी होंगी, संतान कब होगा, ये तक देखते हैं हम लोग। पंचम घर, पंचम हुआ जो, तो पंचमेश की पोजीशन के हिसाब से, पंचम घर की हालत की पोजीशन के हिसाब से, मतलब उस घर ग्रह की स्थिति,
उस घर की स्थिति, उस घर के स्वामी की स्थिति, उस घर का जो स्वामी कहाँ बैठा हुआ, वो कंडीशन, मतलब पूरा सब कुछ देखोगे, वहाँ किसकी नज़र पड़ रही है, वो किसको देख रहा है, वो किसको देख रहा है, मतलब प्रॉपर कह सकते हैं बहुत बढ़िया से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और प्यार का घर है, देखो आपकी ज्योतिष का या जिंदगी का वो है शिक्षा, संतान और प्यार, तीनों है। अब यहाँ पर ये सोचिए, बहुत सारे लोग जो बहुत हायर एजुकेशन वाले होते हैं, आप देखते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे अफेयर रहते हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोग को जानती हूँ, और बहुत सारे अफेयर तो हालांकि शुक्र की अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से होता है, बट ऐसा भी होता है कि जैसे एक आध अफेयर रहेंगे ही। और हमारे टाइम में अगर होता था तो फिर लोगों के साइलेंट अफेयर वगैरह होते थे, आज के तो सिस्टम अलग है। तो ये शिक्षा, संतान और प्यार, तीनों का घर आपका पंचम घर है। फिर छठा घर की बात करूँ तो छठा घर जो है रोग ऋण रिपू का घर है। तो मतलब आपको जो बीमारी होगी, जो आपके पास में कर्जा होगा, डेप्ट होगा, और जो रिपू मतलब दुश्मन होंगे, तो सिक्स हाउस से ये तीनों चीज़ की कंडीशंस पता चलेगी। रोगरण रिपू की कंडीशन पता चलेगी, आपकी नौकरी के बारे में पता चलेगा, मतलब सर्विसेज का यहाँ से पता लगेगा, जॉब और सर्विस ऑटिट्यूड, जैसे सिक्स हाउस में आपका लग्न लॉर्ड आ गया, तो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में सेवा भाव होगा, तभी आपको बीमारियों से बचे रहोगे। फिर वहाँ पर भी पोजीशन ये होगी कि कैसी पोजीशन है, मतलब सिक्स हाउस में आया है तो क्या पापी ग्रहों की स्थिति में आया, पापी मतलब दुश्मन के घर में आया है। जैसे हम किसी दुश्मन के घर में जाते तो कैसी फीलिंग करते हैं, अगर हम किसी दोस्त के घर बैठे होते हैं तो कैसी हमारी कंडीशन होती है, और अगर हम अपने घर में होते तो हमारी हालात कैसे होते हैं। तो आप सिंपल से इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हो। उसी तरीके से सेवंथ हाउस की अगर मैं बात करूं तो सेवंथ हाउस हर अपोजिट को फील मतलब बताता है। हमारे पैरल जो भी होता है वो सारे सेवंथ हाउस से काउंट होते हैं। तो अपोजिट पार्टनर जो होता है वो भी काउंट होता है, आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ वो भी काउंट होती है, और आपका जो बिजनेस होगा, आपके बिजनेस की क्या पोजीशन होगी वो भी यहाँ से काउंट होता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि सेवंथ हाउस से ये सारे सुख हैं भाई, पत्नी का सुख है। अगर यहाँ पर मंगल जी बैठेंगे तो पक्का सी बात है दंगल करेंगे। तो बीवी से लड़ रहे हो या बीवी के लिए लड़ रहे हो, तो भगवान राम की कुंडली में था कि यहाँ पर मंगल बैठा था, उच्च का मंगल बैठा था, तो सीता माँ के लिए दुनिया से लड़ लिए थे, है ना। तो दोनों कंडीशन होगा, आप वाइफ के लिए लड़ोगे या वाइफ से लड़ोगे। कंडीशन हुई है क्या होगा कि वहाँ का जो सप्तम का अधिपति है, सप्तम का जो मालिक है सेवंथ हाउस का, वो लॉर्ड कहाँ पर किस कंडीशन में कैसे बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ों के कंडीशन पर आप डिफाइन करेंगे। बड़ी अच्छी पोजिशन पर होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर पापी ग्रह आएंगे, जो हमारे चार ग्रह है ना, शनि राहु केतु मंगल, ये पापी ग्रहों की दृष्टि में काउंट होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ परेशानियां देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर शुभ ग्रह होंगे तो शुभता लाएंगे, पर पापी ग्रहों की एक अच्छाई भी होती है। अभी जैसे कुछ हाउस होते हैं, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, 11th और 12th हाउस, यहाँ पर जो आपके पापी ग्रह होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि पापी ग्रहों के अंदर एक संघर्ष करने की बड़ी अच्छी आदत होती है, कि भी समझ लीजिए जो शुभ ग्रह होते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन पसंद करते हैं। अब होता है कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते हो कि सारे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके काम करते हैं, तो कैसे काम कर लेते हैं, उनका लग्ना लॉर्ड या उस तरह के ग्रह की पोजीशन होती है कि वो सारे सिचुएशन को टैकल करते हैं, निकलते हैं। और कुछ लोग होते हैं छोटी सी उनको हर जगह कंफर्ट चाहिए, तो वो जो होता है वो आपके हर घर के स्वामी के हिसाब से पता चलता है। इसी तरह एट्थ हाउस जो है वो आपकी सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके जेनाइटल्स को रिप्रेजेंट करता है। भी ऑर्गन वाइज भी बात करूंगी, तो मतलब गुप्त घर है। तो यहाँ पर आपका आयुर्वेद भी आता है, इसी हाउस से आपकी एस्ट्रोलॉजी आती है, इसी हाउस से आपका पूरा तंत्र आता है, मंत्र आता है, तो पूरा ऑकल्ट यहाँ से आता है। यहाँ से टैक्सेशन वगैरह आता है, कोई टेक्निकल वर्क जितने होते हैं वो सारे आपके एट्थ हाउस से आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास आयुर्वेद आएगा, हमारा योग आएगा, हमारा एस्ट्रोलॉजी आएगा, हमारा तंत्र मंत्र ऑकल्ट पूरा आएगा। जो उस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, जहाँ पर भी टेक्निकल वर्क होता है, वो अब वहाँ पर जैसा प्लैनेट प्लेस्ड हो, खास करके मार्स हो, तो मार्स का वर्क मेनली होता है टेक्निकल। तो मार्स की प्लेसिंग आप उस तरह के काम करोगे, सुखी रहोगे। अब ये 9th हाउस है, 12th है, मतलब जस्ट अगर ये सारी चीज़ें भी मैं आपको काउंटिंग बताऊंगी, तो 9th हाउस जो होता है फादर का घर होता है, धर्म का घर होता है। तो 9th 8th जो होता है वो अनैतिक होता है, 9th हाउस पूरा नैतिकता होती है, तो 8th हाउस टोटल अनैतिकता होती है। तो वहाँ पर भी कैसा प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है क्या, राहु जैसा ग्रह अगर प्लेस्ड हो जाता है ना आपके 9th हाउस में, तो वो फिर वो करता है, जैसे अदर रिलीजन की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, या बहुत कट्टरपंथी लोग भी जो होते हैं वो यहाँ राहु की प्लेसिंग के हिसाब से होता है। या एट्थ हाउस का लॉर्ड जाकर 9th में बैठ जाता है, तो ऐसे लोग बहुत अनैतिक हो जाते हैं, या धर्म के बहुत अपोजिट पे चले जाते हैं। मतलब वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आप डिफाइन करोगे। तो 9वां घर जो है पिता का घर है, आपके धर्म का घर है,
धर्म का मतलब जैसे सिंपल सी डेफिनेशन होती है, यश श्रेयस स धर्म, जो जिसके लिए बेस्ट है। बेस्ट का मतलब फायदे वाली बात नहीं कि मुनाफे की बात है। बेस्ट का मतलब है जो हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको मैं अभी फेसबुक के सेशन वगैरह में भी आप लोग को बता रही थी कि आप अल्टीमेट प्रॉफिट सोचिए कि आपको वाकई सुख मिले, वो जो कंडीशन होती है वो आपके 9th हाउस का हो गया है ना। फिर 10वां घर जो होता है, 10वां घर आपका स्टेटस को डिफाइन करता है, आपके कैरियर को डिफाइन करता है। तो कैरियर की वजह से एक स्टेटस आता है, सारी चीज़ें। आपका फादर एज ए प्रोवाइडर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता आपको क्या क्या दे पाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पर 10th हाउस में अगर राहु प्लेस होता है, मैं राहु की बात कर लूँ तो राहु अनऑर्थोडॉक्सी है, बिल्कुल सिंपल जो तरीके से, मतलब लीग के तरीके से जो चीज़ें चल रही है उसके जस्ट उल्टा है। तो डिफरेंट टाइप का प्रोफेशन इसके लिए मतलब होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो बहुत पहले लोग देखो एस्ट्रोलॉजी करते नहीं थे, तो एस्ट्रोलॉजी अगर 10th हाउस में राहु तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, आप नेता बन सकते हो। नेता जो होता है, नेता भी हर कोई नहीं है प्रोफेशन को मतलब करता है। तो इस तरह के बिल्कुल लीग से अलग हटकर जो प्रोफेशन होता है, या राहु 10th हाउस में प्लेस्ड होगा तो एक चीज़ और देगा। आप राहु जिस जगह बैठता है ना, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि डिजायरेबल बहुत होती है, बहुत डिजायर उस चीज़ की, क्योंकि बहुत स्टिक से रहोगे, मतलब कहीं भी रहोगे आत्मा वहाँ भटकती रहेगी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। राहु का मतलब होता है कि वहीं पर उसका ध्यान लग गया है। केतु का मतलब होता है कि उस जगह से हट गया। जैसे मान लो किसी के 4th हाउस में राहु प्लेस्ड है, तो उसको घर की हर चीज़ चाहिए, बढ़िया से भूमि हो, बढ़िया से भवन हो, वाहन हो, दुनिया भर के सारे सुख चाहिए। और केतु चाहिए तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो फकीर की तरह रहेगा। अब इसी तरह 10th हाउस में राहु किसी के प्लेस्ड हो गया तो कैरियर किसी भी दम पर चाहिए वो बंदा लगा ही रहेगा। और केतु प्लेस्ड है तो बड़े आराम से काम करेगा, भाई आता रहेगा, ये वाला हिसाब किताब है। लेकिन उसी 10th हाउस में मंगल और केतु दोनों बैठ गए तो फिर तो दबा कर दंगल करेगा, मतलब अपने वर्क प्लेस पर उसके लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। तो वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ पर तरीका ये होता है कि अगर किसी के 10th हाउस में मंगल होता है और उसकी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत हाइपर हो, बहुत मतलब आप चिक चिक लोगों से कर रहे हो, या लोग आपसे बहुत चिक चिक कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल सा इलाज है। मंगल मतलब धरती पुत्र, तो जो हमारे मंगल जी धरती पुत्र है, तो आप धरती पर सोएंगे, जमीन पर जब सोएंगे तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा। और जब आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, आपके बीमारी पर या हर चीज़ पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जितना शांत रहता है उतना बेहतर हम हालत में होते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर 11th हाउस जो आपका होता है, 11th हाउस आपके डिज़ायर का फुलफिलमेंट का घर है। आपकी डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं होगी, ये आपके 11th हाउस से पता चलता है। तो 11th हाउस का बोलते हैं लाभ का घर है। अब यहाँ पर कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं, कैसे कंडीशन में प्लेस्ड है, वहाँ से बता सकते हो, बट ये सिंपल सा लाभ का घर है। ये आपके बड़े भाई बहनों का घर है, तो आपके पास बड़े भाई बहन का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी यहाँ की इस घर की हालत और इसके घर के पति की हालत, मतलब ग्रहाधिपति की हालत है, मतलब से पता चल जाएगा। गृह अधिपति के कंडीशन से, मतलब इस हाउस के लॉर्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपका लाभ है कि नहीं है, कितना लाभ है, आपको भाई बहनों का कितना सुख रहेगा। और ये ओल्डर का है, यंगर का नहीं, यंगर का आपका 3rd हाउस था, ठीक है। उसी तरह 12th हाउस की बात करो तो 12th हाउस की बात करते हैं, ये आपकी नींद को डिफाइन करता है। इन द केस ऑफ कपल से ये बेड प्लेजर को डिफाइन करता है। ये लंबी बीमारी जो होती है उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है उसको डिफाइन करता है। और साथ में यहाँ पर ध्यान और दान डिफाइन होता है। मेनली यहाँ से दान डिफाइन होता है, तो आप चैरिटी करोगे कि नहीं करोगे, कैसी चैरिटी करोगे, वो डिफाइन होता है। अब जैसे 3rd हाउस मैंने बताया था ना, छोटी जर्नी होती है, और 9th हाउस क्या होती है, बड़ी जर्नी होती है। देखो 9th हाउस के एक एट्रीब्यूट बताना भूल गई थी, बड़ी जर्नी होती है। अब किसी का 12th का लॉर्ड 9th में आकर बैठ गया, तो पक्का सी बात है जब आप तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे तो वहाँ पर दान दीजिए, तो उससे आपका 9th हाउस यानी आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तीर्थ यात्रा कर तो लेते हैं, अब ऐसे लोग ही करेंगे जिनकी कुंडली का ये योग होगा, वही लोग करेंगे। या किसी का मान लो 11th का लॉर्ड 9th में आ गया ना, तो 11th जो हाउस है वो आपकी सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल भी है, तो ऐसे लोग अपने कीर्तन पूजा पाठ नहीं रखाते रहते अपने सराउंडिंग में, तो उस तरह के होते हैं। मतलब जहाँ पर जिस ग्रह का स्वामी जैसा जाएगा उस हिसाब से पोजिशन होती है, ठीक है। तो केंद्र के घर थे 1 4 7 10, त्रिकोण के घर 1 5 9 थे, तो ये 12 घर जो हुए, 12 भाव हुए, ये आपकी जिंदगी के सारे भाव इसी में आ जाते हैं। तो आप कुछ भी का सवाल पूछते हो तो हम इन्हीं 12 ग्रहों की कंडीशंस क्या होती है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, और अंतरदशा के अंदर भी प्रत्यंतर दशा और बहुत सारी दशा होती है, उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि आपकी कंडीशंस क्या होगी। अब इसी से बात करूं, मैं एक चीज और आप लोग को बताऊं पहले। जैसे अभी मैंने बताया था 1 नंबर का लग्न की कुंडली थी और
कहाँ गया भाई? हम्म, वो प्लैनेट की पोजीशन वाला नहीं है, पड़ा हुआ है क्या? अच्छा, वो यहाँ पर फोटो नहीं है, शायद एक फोटो मिस हो गई है, तो दिख जाती तो मैं दिखाती आपको। 1 मिनट रुक जाओ। 7 नंबर, चलो अच्छा अभी यही बता देती हूँ। अभी वो चीज़ भी बताऊंगी। तो जो आपके कहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च का होता है, मतलब किस राशि में होता है, तो सूर्य जो होता है हमारे 1 नंबर की राशि, दैट इज मेष राशि में उच्च का होता है, उच्च का होता है। और शनि जी हमारे उसी 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि में नीच के होते हैं। तो अगर 1 नंबर लिखा है और सूर्य जी लिखे हैं तो पक्का सी बात है वो उच्च की बात है। अगर 7 नंबर लिखा है तो हमारे सूर्य जी उस वक्त नीच के होते हैं। तो 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है, दैट इज मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, शनि नीच का होता है। उसी तरह 7 नंबर की जो हमारी तुला राशि है, तुला राशि में शनि जी उच्च के होते हैं और सूर्य जी नीच के होते हैं। उसी तरह अगर 6 नंबर की राशि है तो 6 नंबर की राशि में हमारे बुध जी उच्च के होते हैं और शुक्र जी नीच के होते हैं। 6 नंबर को बोलते हैं आपका कन्या राशि। उसी तरीके से जो आपका ये है क्या बोलते हैं बार बार वो हो रहा, प्रॉब्लम हो रही, सॉरी, कहाँ गया, यस। और 12 नंबर की राशि में शुक्र जी उच्च के होते हैं, 12 मतलब मीन राशि। और 12 नंबर की राशि में बुध जी हमारे नीच के होते हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और बुध नीच का होता है। उसी तरीके से 4 नंबर में मतलब कर्क राशि में हमारे गुरु जी उच्च के होते हैं और मंगल नीच का होता है। 10 नंबर की राशि में हमारे जो मंगल जी है वो उच्च के होते हैं और गुरु जी नीच के होते हैं। चंद्रमा की जो राशि है 4 नंबर कर्क राशि है, लेकिन ये उच्च होता है 2 नंबर मतलब वृष राशि में, शुक्र की राशि में। और 8 नंबर जो मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, उसमें हमारे चंद्रमा जी नीच के होते हैं। तो चंद्रमा जी का खुद की राशि क्या है? चंद्रमा जी की 4 नंबर की राशि दैट इज कर्क राशि। चंद्रमा जी उच्च होते हैं 2 नंबर की राशि में, दैट इज आपका वृष राशि। चंद्रमा जी नीच के होते हैं वृश्चिक राशि, दैट इज मंगल की राशि में होते हैं। और चंद्रमा जी मंगल की राशि में नीच के होते हैं और मंगल जी चंद्रमा की राशि में होते हैं। तो मंगल 4 नंबर में कर्क लग्न कर्क राशि में नीच का होता है। तो इसीलिए एक दूसरे के चूंकि राशि में नीच के होते हैं, मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए बहुत बुरा असर नहीं देते हैं। यह है कि मंगल नीच का रहता है तो इंसान अधिकतर आलसी होता है, मंगल नीच का रहता है तो अधिकतर बहुत सारे लोग की जबान बहुत खराब होती है। तो आप उसकी जबान से देख सकते हो, अगर किसी की जबान मतलब गाली गलौज वगैरह करता है, ज़्यादा मारपीट ज़्यादा करता है, क्योंकि देखिए मंगल अच्छा रहेगा तो इंसान सेवा मतलब वो रहेगा, जैसे सैनिक होते हैं, मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, सारे मंगल उच्च वाले होंगे, मतलब मंगल उनके अंदर अच्छा क्वालिटीज़ होगा। और मंगल अगर खराब रहेगा तो फालतू की लड़ाई झगड़े करेंगे। एक सही काम के लिए लड़ना झगड़ना होता है और एक गलत काम के लिए लड़ना झगड़ना होता है। तो मंगल जी का ये कंडीशन है, ठीक है। और सूर्य जी उच्च के हुए हैं मेष राशि में, मतलब मंगल की राशि में, और नीच के होते हैं शनि की राशि में। उसी तरह शनि जी जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, वो उच्च होते हैं तुला राशि में, और नीच के जो बनते हैं वो हमारे मेष राशि में मंगल की राशि में बनते हैं। तो सूर्य उच्च का हुआ था मंगल की राशि में, नीच का हुआ था शुक्र की राशि में, और शनि जी उच्च हुए थे शुक्र की राशि में और नीच हुए थे मंगल की राशि में। तो ये नंबर याद रखना चाहिए कि सूर्य कहाँ उच्च का होता है, शनि कहाँ उच्च का होता है, तो कई बार सुनेंगे आप, उस तरीके से समझ में आएगा। और जैसे पहली राशि थी मेष राशि, ठीक है, दूसरी राशि थी वृष राशि, तीसरी राशि थी मिथुन राशि, चौथी थी कर्क राशि, पांचवी थी आपकी सिंह राशि, छठी है कन्या राशि, सातवीं है तुला, आठवीं है वृश्चिक, नौवां है धनु, 10वां है मकर, 11वां है कुंभ और 12वां है मीन राशि, ठीक है। या फर्स्ट को एरीज, सेकंड को टॉरस, थर्ड को जेमिनी, फोर्थ को कैंसेरियन, 5 को लियो, 6 को आपको वर्गो, 7 का लिब्रा, 8 का स्कॉर्पियन, 9 का सेजिटेरियन, और 10 का हो गया आपका कैप्रिकॉन, 11 दैट इज एक्वेरियस एंड 12th दैट इज पाइसिस। तो ये सारी राशियां हैं और ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया मैंने।
अब जैसे शुक्र स्वामी है, हाँ, शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो मंगल जो है 1 नंबर और 8 नंबर की जो राशि है, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसका स्वामी है। शुक्र जी 2 और 7 नंबर के स्वामी है, दैट इज टॉरस एंड लिब्रा। बुध जी हमारे 3 और 6 दोनों के हैं। बुध जो वाणी का कारक है वो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है। मंगल जी हमारे पराक्रम के हैं मालिक, मतलब पराक्रम जो हमारा होता है मंगल से डिफाइन होता है। शुक्र जी ऐश्वर्य के डिफाइन करते हैं, तो शुक्र हमारा टोटल ऐश्वर्य होता है, ठीक है। बुध वाणी के कारक को मैंने बता दिया। आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी बुध से डिफाइन होती है। चंद्रमा जी हमारे मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, उनकी 4th दैट इज कैंसरियन या कर्क राशि है। सूर्य जी जो है हमारे आत्मा के कारक होते हैं, है ना। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुरियो तम सूर्यो अजायतो। और हमारी आंखें जो होती है जिससे हम देखते हैं, मतलब हमारी आत्मा के हिसाब से हम दुनिया देखते हैं ना, तो सूर्य जी उसके हैं सिंह राशि के या लियो के हैं। बृहस्पति जी जो है 9 और 12 के मालिक हैं, दैट इज सजिटेरियस धनु, और 12वीं दैट इज मीन राशि के ये मालिक हैं। उसके अलावा देखोगे 9 12 हो गया, 10 और 11 के मालिक जो हैं वो हमारे शनि महाराज हैं। तो 10 का हो गया मकर और 11 का हो गया कुंभ हो गया। उसी तरीके से अगर लग्न का देखें तो मैंने इसका एक पेज शायद मिसिंग हो गया है, अदरवाइज लग्न का जब आप बनाएंगे तो 1 नंबर का लग्न होगा तो पहला जो सेंटर में घर आएगा वो 1 नंबर से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलेगा। अगर 2 नंबर का लग्न होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 चलेगा, तो वो 2 नंबर सेंटर में आएगा। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 पूरा इस तरीके से 10 11 12, तो जिस हिसाब से जो लग्न होगा उस लग्न के हिसाब से आपका घर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और चलो इतनी तो चीजें हो गई। अब इसमें क्या बाकी रह गया, क्या जानना है, उसके बाद तो फिर मैं और चीजें बताती हूँ आप लोग को। हाँ जी, हेलो, कोई क्वेरी है? ये वंदे भारत करके जिसने ज्वाइन किया है अपना, कुछ बताएंगे थोड़ा सा कि समझ में सारी चीज़ें आई कि नहीं आई? कि मैंने वो एक्चुअल में एक बार क्लास हो चुकी थी तो इसलिए मैंने आज का पहले इसको रिवीजन में थोड़ा सा डाल देते हैं। नहीं, क्या है, मैंने पहली बार ज्योतिष की क्लास ली है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया है, लेकिन थोड़ा ऊपर से भी निकल रहा है, ग्रह वगैरह घर होते हैं सब समझ में आ गया, लेकिन दिखते कैसे हैं क्या, ऐसा कुछ पूर्ण समझ में तो टाइम लगेगा, आ पाएगा जब। तो इसमें कहीं कोई क्वेरी है सर? नहीं, इसमें तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं एक्चुअल अच्छे समझ में आया है। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। ठीक है सर, मैं सेव कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बंदे सिर्फ लिख कर आ रहा है ना, तो मैं आपका नाम सेव कर लूंगी। आगे जब क्लासेस होंगी ना तो धीरे धीरे और चीजें से भी समझ में आएंगी, ठीक है। आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, जैसे शुरुआत में जब बच्चों को ABCD पढ़ाया जाए तो बस उनकी शेप समझ में आती है, कई बार वो शेप भी नहीं समझ में आती और बहुत लंबा टाइम लगता है। तो अभी जो है हमने इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करा है कि सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके 12 घर होते हैं। देखो बहुत बेसिक सा 12 घर होते हैं, 12 जो है राशियां होती है, राशियां भी 12 होती हैं, ग्रह आपके 9 होते हैं, मतलब 7 ग्रह होंगे और 7 ग्रह के अलावा 2 छाया ग्रह होंगे, तो 12 घर हो गए। तो 12 घर मतलब 12 भाव हो गए और पूरी जिंदगी के सारे भाव उसी में आ गए आपके, ठीक है। और फिर 12 राशियां हो गई, तो 12 राशियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 राशियों के नाम भी मैंने बता दिए, जैसे पहली मेष राशि, दूसरी वृष राशि, तीसरी आपकी मिथुन हो गई, चौथी कर्क हो गई, 5वीं सिंह हो गई, छठा कन्या हो गई, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन राशि। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर पढ़ाते हैं ना, एक एक दिन में एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, बट मैं आपको ऐसे पढ़ा दे रही हूँ। फिर मैं सेशन को डाल दूंगी यूट्यूब पर भी डाल दूंगी, फेसबुक पर डाल दूंगी, तो आप एक बार वहां से फिर से देखोगे ना तो उसके बाद आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 12 घर हो गए, 12 राशियां हो गई, क्योंकि नंबरिंग अलग अलग पड़ेगी। अब वो 12 राशियां ही इधर उधर होती हैं, जैसे पहला लग्न में 1 नंबर से शुरू होगा, दूसरा लग्न होगा तो 2 नंबर से शुरू होगा। केंद्र के 4 घर हो गए, 4 7 10, मतलब पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। त्रिकोण के घर 1 5 9 हो गए। उसके अलावा भी सब सारे ट्रायंगल में हैं। हाँ देखो, इसी बात से एक चीज़ और याद आ गई, फिर मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे त्रिषडाया होता है, तो एक टर्मोलॉजी त्रिषडाया, तो त्रिषड आया, त्रि मतलब तृतीय भाव को बोलेंगे, थर्ड का लॉर्ड, षड मतलब 6th हाउस का लॉर्ड, और 11th का लॉर्ड। तो ये सब सारे काफ़ी खतरनाक लॉर्ड बोले जाते हैं, तो इनकी प्लेसिंग के हिसाब से बहुत कुछ डिफाइन होता है ना।
जो कि देखो 6th में आपका क्या था, 6th में आपका रोग ऋण रिपू था तो पक्का से खराब हो गया। 11th वाला लाभ है, तो लाभ क्या होता है ना, कई बार हमें हर चीज़ की हाय हो जाती है, तो हाय भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से वहाँ से लाभ का स्वामी भी अगर गलत सही जगह मतलब नहीं बनता है तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और 3rd हाउस जो है आपका पराक्रम तो है ही, लेकिन कई बार होता है आपने देखा कि लोग साहस के दम पर जैसे लोगों को अगवा कर लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, या हम किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमारी संगत उसी हिसाब से डिफाइन होगी, तो फिर हमारे अंदर उस तरह की क्वालिटीज़ आएंगी, तो 3rd हाउस वहाँ से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको होता है। या 6, 8, 12 खराब क्यों है, मैंने बताया था कि छठे घर में 6th में रोग ऋण रिपू है, 8th घर में आपकी पीड़ा है, मानसिक पीड़ा अंदर से जो आप कुछ बोल ही नहीं पाते। 12वां घर आपकी नींद ही है, अगर आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता है तो आप समझ सकते हो आपकी हेल्थ का कितना नुकसान होता है। तो इसलिए 6, 8, 12 के स्वामी कहाँ बैठते हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वहाँ से डिफाइन होता है। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे उनको समझ में आएगा। या जैसे छठा, 10वां, 11वां भाव होता है, उपचय भाव होता है, मतलब समय के साथ इनमें ग्रोथ होती है। तो जैसे कैरियर ही है, समय के साथ ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा, जैसे अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई कि कैरियर के 10वें घर से आपका छठा घर 9वां है। एक बार मैं इसको ना प्रॉपर वैसे सामने से बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मुझे जुगाड़ बना देती हूँ मैं उसका, तो फिर मैं वैसे समझाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, कैरियर में ग्रोथ आप चाहते हो तो सेवा करना सीखो, सेवा भाव लाना सीखो। या लाभ जिंदगी में चाहते हो तो दान देना सीखा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ज्योतिष बनी ही इसीलिए थी कि आप अपने आप को समझ सकिए। आपका कुछ कार्मिक डेप्थ होता है तो उस कार्मिक डेप्थ को भी हमें पूरा करना है, क्योंकि ज्योतिष का मेन वजह तो जो शुरू की गई थी ना, वो मैंने पहली क्लास में याद है आप लोग को बताया था कि जो भी हवन पूजन होने हैं उनका क्या समय होना चाहिए, किस समय पर उचित समय पर किए जाए, उनका बढ़िया रिजल्ट आए। तो मेनली ज्योतिष इसलिए थी। बाद में लोगों को समझने के लिए भी थी, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना तो जो प्लेनेटरी कॉम्बो आकाश में होता है, कंडीशन होती है, सारे ग्रहों की जो स्थिति होती है वही हमारी समझ लीजिए कुंडली होती है। मतलब हम जब पैदा हुए थे तो आकाश में ग्रहों की स्थिति वैसी थी, तो जो भी इंसान जब पैदा हुआ है उस वक्त आकाश में ग्रहों की स्थिति वही होती है जो आपकी कुंडली डिफाइन करती है। तो धीरे धीरे जब आप बार बार वही टर्मिनोलॉजी सुनेंगे तब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। 2-4 क्लास से ऊपर ज़्यादा नहीं लगता है, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में फोटो भी खींच करके डाल दूंगी तो थोड़ा सा उससे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। बिल्कुल। ओके ठीक सचिन है। जी, चलिए थैंक यू सर। हाँ जी शीतल मैम, हेलो। हाँ जी शीतल जी, क्या हुआ, अनम्यूट। हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग, बताएं। गुड इवनिंग मैम। मैम ये फर्स्ट क्लास है? एक्चुअल में एक दिन बहुत पहले एक और क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास ली थी, लेकिन हुआ क्या कि लंबा गैप हो गया तो मैंने कहा पहले रिवीजन करा दूं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो इसमें नए होंगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो एक तरीके से एक रिवीजन करा दिया। आप बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया, अच्छा, या क्या क्वेरी है। नहीं समझ में आया। तो मैम ये फिर आप ये कंटिन्यूअसली चलाएंगी संडे टू संडे? हाँ जी, हाँ जी, टाइमिंग यही रखेंगे 6 to आपकी 7। कहीं कुछ और रहेगा तो वो रहेगा, ठीक है, बता दूंगी। हाँ जी बताइए। अच्छा, वो आपकी पेड क्लास भी रहती है क्या? मुझे ये जानना था थोड़ा। हाँ पेड क्लास भी मैं चलाती हूँ, बट अभी तो मैं सिर्फ कम ही क्लासेस चला रही हूँ। आपके अपना जब लंबा सीखना हो तो फिर तो पेड क्लास ही बेटर रहता है, चलाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि इस क्लास में लंबा अगर सीखना हो तो उतना नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में अभी थोड़ा थोड़ा मतलब जून मोटा तक मोटा मैं भी ही। बिजी हूँ, इसी वजह से पेड क्लासेस नहीं चला रही हूँ। जून के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी, तब फिर प्रॉपर बैच बना करके उस हिसाब से चलाएंगे करेंगे, ठीक है। तब आप ऑफलाइन चलाएंगे मैम? नहीं चलाऊंगी तो मैं ऑनलाइन ही चलाऊंगी। अच्छा, ऑनलाइन ही चलाएंगे। हाँ ऑनलाइन में मैम हो जाता है क्लियर? हाँ, बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे तब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। और मैम हाँ ये जो अभी आप जो पढ़ा रही हैं इसका लिंक आप वहाँ फेसबुक पर प्रोवाइड कराएंगी, फेसबुक और यूट्यूब? हाँ, मैं अभी इसका वीडियो जो है वो फेसबुक पर शेयर कर दूंगी, और जो मेरा मतलब यूट्यूब लिंक है दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाई वैद्यशशी तिवारी, मैं वहाँ पर भी ये वीडियो डाल दूंगी। हालांकि क्या कर रही हूँ कि मैं टैबलेट से क्लास ले रही हूँ और मोबाइल से मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें जो शेयरिंग किया वो चीज़ नहीं आई है, बट वो मैं आपको लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप दोनों मिला करके बड़े आराम से पढ़ सकते हो, मतलब मेरी क्लास को रिवाइज कर सकते हो। और पिछली भी दो जी तीन मैम। क्लासेस की जो डाली हुई है छोटी छोटी वीडियो हैं यूट्यूब पर, पड़ी हुई है, और एक तो बड़ी भी है। आप उसको देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, तो आप अपने क्वेश्चन जो है डाल सकते हो, मैं क्वेश्चन का भी जवाब आपको दे दूंगी। वीडियो बना करके ठीक देना है होगा तो मैम। वीडियो देख। हाँ बोलिए। जी मैम, बस आप एक बार इस पर व्हाट्सएप पे एक बार लिंक भेज दीजिएगा तो उससे डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे।
ठीक है, अगर चलो मतलब मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। सुविधा हो तो। हाँ, मैं थैंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा सारे कोई। मैं तो इसीलिए शुरू ही किया था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा था कि जिन लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आता है वो पहले समझना शुरू करें, उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो, पहली बात होता है। दूसरी बात, अपनी कुंडली से हमें अपनी पॉजिटिविटी पता चलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें नेगेटिविटी पता चलती है, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती है। आपको बस ये पता चल जाता है मुझे इस काम को किस तरीके से करना है ना। अब जैसे जी मान जी लो राहु किसी का बैठा हुआ 6th हाउस में, तो वो तो कहेगा भाई इसकी तो बीमारी डायग्नोस नहीं होगी, क्योंकि राहु का मतलब माया है, वो तो माया फैला देगा, आपको चीज़ें नहीं पता चलेगा। बट वही राहु जो 6th हाउस का, वो बहुत सारी तो लड़ने की क्षमता भी देगा ना, क्योंकि जिस भी सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। जो चीज़ आपको मजबूती देती है वही चीज़ कमजोरी भी देती है। तो आपको जब पता चल जाता है कि मेरे उसकी क्या कंडीशन है, आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम चेंज कैसे करेंगे अपने आप को, है कि नहीं। जी जी मैम। तो बस एस्ट्रोलॉजी इसलिए है कि हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चले, हमें अपना कार्मिक अकाउंट पता चल जाए, हम उसको फुलफिल करने के लिए कितने मिनिमम रिग्रेट्स के साथ इस दुनिया से जा सकें। ज्योतिष एक्चुअली इन सारी चीज़ों के लिए है। और ज्योतिष मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं मैटरलिस्टिक के लिए, बट क्या होता है कि कोई इंसान मैटरलिस्टिक ग्रोथ के लिए बना होता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बना होता है। अब मान लीजिए मैं बनी थी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और मैं काम मैटरलिस्टिक ग्रोथ के लिए बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात मैं परेशान रहूंगी, क्योंकि हर जीव की एक अलग अलग जर्नी है, अलग अलग यात्रा है। तो उस चीज़ को समझना चाहिए इंसान को, और फिर वहीं से आपका होता है। जैसे इसी बात से बताती हूँ, अगर मान लो आपके सन की प्लेसिंग जहाँ पर होगी वो आपके आत्मा को डिफाइन करता है, तो आपकी आत्मा वहाँ बसेगी, तो आप उस घर के काम करते रहोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे आपके मून की जहाँ प्लेसिंग होगी, आपका चंद्रमा, आपका मन वहीं जाएगा, तो आप उस घर के काम करोगे तो आप मेंटल पीस में रहोगे, है ना। आपका लग्न लॉर्ड जहाँ पर पड़ा हुआ, लग्न लॉर्ड की जैसी सिचुएशन, आप उस हिसाब से काम करोगे तो आप एज ए फिजिक, एज ए पर्सनालिटी बहुत सही रहोगे। ऐसे कैरियर का मतलब, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सारी चीज़ों को एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो अभी सब वॉमिटिंग वाली हालत में निकलने लगेगा। तो आज क्लास को जी यहीं जी ख़त्म करते हैं ना। थोड़ा हाँ डाइजेस्ट वाला होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसा रहेगा ना तो क्या करा करेंगे, हाफ आवर की क्लास करा करेंगे, ठीक है। हाफ आवर में तो बहुत थोड़ा हो जाएगा। चलो 1 आवर का काफी मतलब मैंने लेंथी। रखा हुआ है, आप लोग की मतलब हाफ आवर मैंने पढ़ा दिया, और हाफ आवर पढ़ाने के बाद आप लोग की जी जो भी क्वेरी रहेगी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। जी मैम। चलो थैंक तो यू मैम। थैंक यू। तो फिनिश करें आज यहीं पर सेशन को।